बिहार IQ में आपका स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक आनंद है। आज के इस वीडियो में हम 26 से लेकर 31 जुलाई के बीच जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और ये BPSC 67, CDPO, बिहार SI, BSSC और बिहार के किसी भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपने सवाल से जो मैंने पिछले वीडियो में पूछे थे। सवाल नंबर 1 था कि वेयर डिड द G7 समिट हेल्ड। G7 का समिट कहाँ हुआ है 2021 में? तो उसका आंसर है यूके, है ना। ये मैंने पूरा डिटेल से बताया था वीडियो में। एंड दूसरा सवाल था कि हु रोट द बुक ऑपरेशन कुकरी, एंड इसे लिखने वाले थे मेजर जनरल राजपाल पुनिया। तो ये दोनों सवाल मैंने पिछले लेक्चर वीडियो से उठाए हैं, तो आप ये वीडियो देख के ये इसका जवाब दे सकते थे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं अपने इस वीक के करंट अफेयर्स के साथ, जिसमें कारगिल दिवस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ये एक लाइन पढ़िए, इधर आई विल कम बैक आफ्टर होस्टिंग द ट्राई कलर और आई विल कम बैक रैप्ड इन इट। मतलब ये सैनिकों का एक डेडिकेशन दिखाता है भारत देश के प्रति, जैसा उन्होंने कारगिल में दिखाया था पाकिस्तानियों के खिलाफ, जब उन्होंने हमारे कुछ इलाके को कब्जा कर लिया था। तो उस वक्त की बात है कि कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। एक्चुअली ये घुसपैठिए पाकिस्तान के 1998-99 की सर्दियों में कारगिल चौकियों पर कब्जा कर लिया था। तो भारत को ऑपरेशन विजय शुरू करना पड़ा ताकि उनको वहां से हटाया जाए और वापस से अपने इलाके को अपने जमीन को खुद में मिलाया जाए, खुद के कंट्रोल में लाया जाए। उसके लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था। यह ऑपरेशन 7 दिनों तक चला और 26 जुलाई 1999 को खत्म हुआ। तो इसीलिए हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको ये बताना है कि ऑपरेशन विजय शुरू किया था हमारे आर्मी के जवानों ने, और एयरफोर्स के जवानों ने और नेवी के जवानों ने क्या क्या ऑपरेशन चलाए थे उस वक्त, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। दूसरा न्यूज है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के बारे में। ये 28 जुलाई को मनाया गया। बरूच एस ब्लूमबर्ग, एक्चुअली ये ऐसे एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इस दिन एक्चुअली इनका जन्म हुआ था और इन्होंने हेपेटाइटिस का एक टीका खोजा था और इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1967 में मेडिसिन के फील्ड में। ठीक है, तो नोबेल किसके क्षेत्र में दिए जाते हैं ये भी आप सर्च कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका थीम 2021 का है हेपेटाइटिस कैंट वेट, एंड इससे अफेक्टेड ऑर्गन्स होने वाले जो है वो है लीवर। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसे खोजने वाले कौन थे और हेपेटाइटिस का थीम क्या है और किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है। बिहार में बिहार के किसी भी एग्जाम में ये अफेक्टेड ऑर्गन जरूर पूछे जाते हैं किसी भी रोग के, तो ये आप याद रखेंगे। तीसरी न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। आप यहाँ पे एक फिगर देख सकते हो, ये कारगिल विजय दिवस जो यहाँ पे मनाया जाता है। तो जितने लोग जितने सैनिक मारे गए थे उनका कवर है ये, और एक तरह से उनको याद करने के लिए यहाँ पे हम लोग अक्सर इकट्ठे होते हैं इस दिन को। ठीक है, तो IMF, ये दो चेहरे आप ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चेहरे हैं। एक तो यहाँ पर इंडिया के भी है रिप्रेजेंटेटिव, जिसका नाम गीता गोपीनाथ है। तो पहले देखते हैं कि व्हाट इज IMF। IMF इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये ग्लोबल ग्रोथ जो है ना 2021 का, वो अभी प्रेजेंट किया है इसने। उसका बताया कि ग्लोबल ग्रोथ जो रहने वाला है 2021 में वो 6% रहने वाला है। IMF की जो MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर, उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। ये फिगर आप लेफ्ट साइड में जो देख सकती हैं रेड शर्ट में। IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ, ये है इंडियन। और काफी फख्र की बात है कि एक ऐसे संस्थान में इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका इफेक्ट पूरी दुनिया में पड़ता है। और अक्सर ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश करती है हर साल। और अभी इसने इंडिया के ग्रोथ को 12 पॉइंट समथिंग था, उससे घटा करके 9.5% किया गया 2021 और 22 के लिए। तो ग्रोथ इसलिए घटाया गया क्योंकि दोबारा से सेकेंड वेव कोविड का देखने को मिला, इस वजह से ये ग्रोथ घट गया, अदरवाइज 12 से पार ही था। तो ये रहा IMF के बारे में, इसकी जानकारी आप देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में मानसून सत्र अभी स्टार्ट हुआ था, जो 26 जुलाई से 30 जुलाई तक चला। इसमें कुल 5 बैठकें होने वाली हैं। तो बिहार विधान परिषद की जो सभापति है उनका नाम है अवधेश नारायण सिंह, आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में उनका फिगर देख सकते हैं। और बिहार विधानसभा की जो चेयरपर्सन है वो है विजय कुमार सिन्हा। एक्चुअली वो भाजपा से हैं, और उस विधानसभा में ही जो विपक्ष के नेता हैं वो है तेजस्वी यादव, जो कि राजद से है। ये रहे भाजपा के विजय कुमार सिन्हा, जो कि विधानसभा में चेयरपर्सन है। और ये है अवधेश नारायण सिंह, जो कि विधान परिषद में चेयरपर्सन है। आप समझ सकते हो कि विधानसभा
is like a Lok Sabha of India and Vidhan Parishad of State is like a Rajya Sabha of India. Okay. तो अभी देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो 2020 में अभी ओलंपिक, समर ओलंपिक चल रहा है। ये चल रहा है 23 जुलाई से 8 अगस्त तक टोक्यो जापान में। इसका मॉस्कट है मिरातोवा। आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, ये मिरातोवा का बनाया गया फिगर है। और मोटो है यूनाइटेड बाय इमोशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अक्सर बड़े बड़े एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द मोटो एंड व्हाट इज द मैस्कॉट फॉर द ओलंपिक। आगे बढ़ते हैं। आदर्श वाक्य जो है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर से बदलकर फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर कर दिया गया है। और अभी अभी 5 ऐसे गेम्स को ऐड किए गए हैं जिनका नाम मैंने लिख रखा है यहाँ पर। बेसबॉल, जिसे सॉफ्टबॉल भी कहते हैं, कराटे, स्केटबोर्ड्स, स्पोर्ट्स, क्लाइंबिंग एंड सर्फिंग। ये 5 गेम अभी अभी ऐड किए गए हैं इस ओलंपिक में। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये ओलंपिक, क्योंकि अभी चल रहा है और ओलंपिक से हमेशा ये 4 साल पे होता है गेम्स, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी ओलंपिक जो गेम चल रहा है, इंडिया को कौन कौन से मेडल मिले हैं वो एक बार देखते हैं। आइए, एक नाम है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ऊपर में जो फोटो दिखाया मैंने, ये है सैखोम मीराबाई चानू। इनको मिला है अभी अभी सिल्वर मेडल अभी ओलंपिक में। एक्चुअली ये 2020 का ही समर ओलंपिक है जिसे पोस्टपोन किया गया। ये पहला बार है जिसे समर ओलंपिक को पोस्टपोन किया गया ड्यू टू कोविड-19। तो इनको ओलंपिक में 49 केजी वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल मिला है। ये रही मीराबाई चानू, और ये रहने वाली है मणिपुर की, और अभी अभी इनको मणिपुर का एएसपी भी बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। उसी ओलंपिक में आज की ही बात है कि ब्रॉन्ज मेडल मिला है पीवी सिंधु को। एक्चुअली ये बैडमिंटन खिलाड़ी है और वुमेन्स बैडमिंटन सिंगल्स में इन्होंने चाइना के एक प्लेयर को हरा करके ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और ये रहने वाली है हैदराबाद की। तो सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, ये बहुत दोनों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि पीवी सिंधु अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजित की जा चुकी हैं। और हो सकता है कि इस बार उनको भारत रत्न में मिले। अब मिलेगा तो वो देख लेंगे हम लोग। फिलहाल के लिए ये ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल, 2 ही मेडल अभी तक इंडिया के हाथ में आए हैं, तो ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और दोनों, खास बात ये है कि दोनों के दोनों लड़कियां हैं, तो लड़कियां जी जान लगा करके अब आगे निकलते हुए दिख रही हैं, इसलिए आप लोग लड़के लड़कियों में भेदभाव ना करें। आगे बढ़ते हैं। यंगेस्ट गोल्ड मेडल विनर एवर इन द ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स में सबसे यंगर जो व्यक्ति है, जो प्लेयर हैं जिनको ओलंपिक गेम्स में अवार्ड मिला है, गोल्ड मेडल मिला है, वो है मोमिजी निशिया। ये 13 साल की हैं, जापान की हैं, और स्केट बोर्डिंग में इनको गोल्ड मेडल मिला है ये ओलंपिक में। और अभी अभी आपने देखा है कि स्केट बोर्ड को अब नए गेम के रूप में ओलंपिक में ऐड किया गया था, और इसी गेम में इनको गोल्ड मेडल मिला है, और ये सबसे यंगेस्ट प्लेयर है ओलंपिक की एवर। इनसे अभी यंगेस्ट कोई नहीं हुआ जिनको ये मेडल मिला हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुलित्जर प्राइज, ये अमेरिका में दिए जाने वाला एक प्राइज है, और एक्चुअली ये दिया जाता है न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर्स एंड म्यूजिकल कंपोजिशंस में, और ये यूएस में ही दिया जाता है एक्चुअली। और ये एस्टेब्लिश किया गया था 1917 में बाय अमेरिकन हंगेरियन बॉर्न जोसेफ पुलित्जर। अपने नाम से ही इन्होंने इस प्राइज का नाम उनके नाम पे ही रखा गया एक्चुअली। और जो जीतने वाले होते हैं उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, और $15,000 का एक कैश अवार्ड भी दिया जाता है। ये फिगर देख सकते हैं आप, दिस इज द अवार्ड जो कि जीतने वालों को दिया जाता है। तो काफी सारे नाम होते हैं, क्योंकि फील्ड बड़ा वास्ट है, बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें ये दिए जाते हैं, तो काफी सारे नाम होते हैं। आज एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा, बट ये जानना जरूरी है कि पुलित्जर प्राइज किस फील्ड में दिए जाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि न्यूज़पेपर, मैगजीन, मतलब लिटरेचर वाले जितने फील्ड हैं उसमें ये पुलित्जर प्राइज दिए जाते हैं, और यूएस में खासकर ये दिए जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बिहार के विधानमंडल में 27,000 करोड़ का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया गया। एक्चुअली अनुपूरक बजट क्या होता है कि जब भी बजट पास होता है, आपको पता होगा, जब भी सेशन स्टार्ट होता है साल का, तो पहला बजट सेशन ही होता है, और उसमें हमें देश के जो भी खर्चे करने वाली चीजें हैं, जो भी साल भर खर्च होने वाली चीजें हैं, रकम है, उसको एक बार दिखाना पड़ता है कि हाँ इतनी रकम हम इस फील्ड में खर्च करेंगे, इतनी रकम हम एग्रीकल्चर में खर्च करेंगे, इतनी रकम एजुकेशन में खर्च करेंगे। लेकिन जब वो रकम कभी कभी घट जाती है तो हमें अनुपूरक बजट पेश करना पड़ता है। तो अभी अभी विधानमंडल में 27,000 करोड़ का ये बजट पेश किया गया है, जिसमें 1,000 करोड़ दिया गया है कोरोना के टीका दवा के लिए, 400 करोड़ दिया गया है पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए, 300 करोड़ दिया गया है जिन्होंने कोविड-19 से जान गंवाए हैं उनके आश्रितों को। एक्चुअली अगर किसी की जान चली जाती है किसी घर में, तो कमाने वाले हो सकता है वो एक ही हों जिनकी जान चली गई, इस वजह से भी ये पैसे उनको घर में जाए ताकि उनकी हेल्प हो पाए, इसलिए दिए जाने वाले हैं। 182 करोड़ पंचायत चुनाव के लिए, जो हाल ही में होने वाले हैं पंचायत चुनाव, और 194.72 करोड़
मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना में दिए जाने वाले हैं। तो ये कुल मिला के अनुपूरक बजट इस बार पहली बार पेश किया गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने बताया था जब भी कोई चीज पहली बार हो तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। आइए देखते हैं आर्टिकल 51AH। एक्चुअली दिस इज कम्स अंडर द फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये क्या है ड्यूटी, देखते हैं। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू ऑफ इंडिया टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। एक्चुअली ये इसलिए दिया जा रहा है, इसलिए न्यूज में है ताकि फेक न्यूज को कम किया जा सके। जब भी आप फेक न्यूज अपने फोन में देखो तो ये आपका एक टेम्पर बनता है, आपकी साइंटिफिक सोच बनती है कि जब भी कोई गलत चीज देखो उसे वहीं वहीं रोक दो, ताकि वो आगे डिस्ट्रीब्यूट ना हो पाए, ताकि बहुत लोग के पास ना पहुंचे। तो बहुत लोग के पास नहीं पहुंचेगा तो फेक न्यूज वैसे ही रुक जाता है। ओके, तो इसलिए फेक न्यूज को रोकना बहुत जरूरी है। इसलिए 51AH ये आर्टिकल जो फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कहाँ से आया एक्चुअली, ये देखते हैं। 1976 की बात है, एक कमेटी बनाई गई थी, इसका नाम था सोरेन सिंह कमेटी। एक्चुअली ये कमेटी को हेड करने वाले सोरेन सिंह। इन्होंने ये रिकमेंड किया कि एक फंडामेंटल ड्यूटी नाम की कोई चीज होनी चाहिए। दिस कमेटी रिकमेंड्स 8 फंडामेंटल ड्यूटी अमेंडमेंट इंक्लूड 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। एक्चुअली टोटल मिला के अभी देखा जाए तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज है, मोटा मोटी आप याद रखिए। और इसे लिया गया था यूएसएसआर से, ये कॉन्सेप्ट लिया गया था, ठीक है। और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ये ऐड हुआ था 1976 में, जिसे बोलते हैं हम लोग 42nd अमेंडमेंट। आपको याद होगा, जिसे एक्चुअली मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस वक्त बहुत सारे संविधान की चीजों को चेंज कर दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। तो उस वक्त की ही बात है कि फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड किया गया था सिटीजन्स के लिए। तो 10 ड्यूटी तो 1976 में ऐड कर दिया गया था, पर जो एक और ड्यूटी है जो 11th ड्यूटी के नाम जाना जाता है 51A में ऐड किया गया था। एक्चुअली ये पार्ट 4 में आता है, 2002 में ऐड किया गया था। और दिस बिलोंग्स टू दी कंपल्सरी एजुकेशन फॉर दी चिल्ड्रंस। ओके, तो ये ड्यूटी ऐड की गई थी 11th फंडामेंटल ड्यूटी 2002 में, जिसको 86 CAA बोला जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बोला जाता है। तो खैर इस चीज को आप याद रखेंगे कि 10 ड्यूटी ऐड की थी 1976 में, और 11th ड्यूटी 11वां ड्यूटी 2002 में ऐड की गई थी। तो ये रहा कुछ फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। और आगे बढ़ते हैं। राइट टू बी फॉरगॉटन, एक्चुअली ये दोनों पास पास होने चाहिए थे। ओके, यस, मैंने कर दिया। तो राइट टू बी फॉरगॉटन मतलब एक ऐसी आपके पास एक राइट हो, एक पावर हो जिसमें भूलने की क्षमता हो। जैसे मान लो आपने कोई क्रिमिनल ऑफेंसेस किए, तो अभी अभी न्यूज़पेपर में, ऑनलाइन, हर जगह आपके बारे में पूरा बुराई फैल जाएगा कि हाँ ये लड़का है जिसने ये गलत काम किया है। लेकिन जब वही किया जाता है कोर्ट में, और कोर्ट से सबूतों के खिलाफ पे आप देखने के बाद आपको अगर बाजिद बरी कर दिया भी जाए, फिर भी वो सारे के सारे न्यूज़ ऑनलाइन रहते ही रहते हैं। तो आप जहाँ भी आपके बारे में कोई खोजेगा तो गलत ही न्यूज़ मिलेगी, उसको एक इमेज बन जाएगा गलत, है ना। तो इसलिए इस राइट को लेना बहुत जरूरी है कि अगर कोई बंदा सही है और गलत चीजें उस पर थोपी गई हैं तो उसको हटाना भी जरूरी बनता है, ताकि वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो राइट टू बी फॉरगॉटन, एक्चुअली ये राइट टू प्राइवेसी के अंदर आता है। आपको पता होगा राइट टू प्राइवेसी इसे ऐड किया गया था केस में 2017 में। 2017 में पुट्टा स्वामी केस जब आया था, उसी में राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया गया था। अभी राइट टू बी फॉरगॉटन भी इसी में ऐड किया गया था, सिंक किया गया है, और ये आर्टिकल 21 के तहत ही आता है। तो बहुत सारे राइट्स होते हैं, आप 12 से 35 तक देखेंगे फंडामेंटल राइट होता है, जिसमें 6 इंपॉर्टेंट राइट्स होते हैं। 14 से 18 तक होता है राइट टू इक्वलिटी, 19 से 22 तक होता है राइट टू फ्रीडम, 23 से 24 होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 25 से 28 होता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 29 से 30 तक होता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, लास्ट में 32 से 35 तक होता है जो आपका रेमेडीज है। जब भी आपको लगे कि आपका फंडामेंटल राइट को हनन किया जा रहा है और कोई भी ऐसा संस्था है जो हनन कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ डायरेक्ट कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो ये रहा। तो कुल मिला के 6 राइट्स हैं, आप इसको दिमाग में डाल के रखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप अगर न्यूज़ देखते होंगे तो देखा होगा कि 39 and 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये ऐड किया गया है यूनेस्को द्वारा इंडिया में। तो इंडिया का जो 39 साइट है वो है आपका रुद्रेश्वरा टेम्पल, जिसे रमप्पा टेम्पल ही बोला जाता है। ये पालमपेट में है, जिसे वारंगल तेलंगाना में मतलब मिलता है एक जगह। तो उसी जगह में ये टेम्पल है जिसको ऐड किया गया है 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को के द्वारा।
एक्चुअली ये रमप्पा टेम्पल जो है ना आर्किटेक्ट, इसको काकतीय डायनेस्टी द्वारा बनाया गया था 1213 में। तो उस समय से अभी तक है, तो जाहिर सी बात है इसे संरक्षण प्रदान करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इस वजह से यूनेस्को ने इसे अपने अंदर ले लिया है। और जो 40th साइट है इंडिया का वो है धौलागिरी, जो गुजरात का ही हड़प्पा टाइम का ये एक साइट है। आप नीचे फिगर देख सकते हैं धौलागिरी का, कुछ इस तरह से खंडहर बन चुका है। उस समय का ये बहुत बढ़िया मकान हुआ करता था और चीजें हुआ करती थी। अब तो बहुत साल बीत चुका है, करीब 2500 साल से ऊपर हो चुका है, 2500 साल को मान लो। तो अब तक ये चीजें ऐसी की ऐसी दिखती हैं, तो इसलिए इसको भी संरक्षण करने की जरूरत है। तो यूनेस्को ने इसे इंडिया का 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसे ऐड किया है। और इसके खोजने वाले थे 1968 में, जिसका नाम है जगतपति जोशी। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, धौलागिरी को खोजने वाले, गुजरात में है ये धौलागिरी, और इसे खोजने वाले हैं जगतपति जोशी। तो 39वां और 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो इंडिया का है वो है रामप्पा एंड धौलागिरी। दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एमएसटीसी, मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज द मिनी पीएसयू। एक्चुअली दिस इज मिनी रत्ना, एक होता है महारत्ना और मिनी रत्ना। तो ये मिनी रत्ना कैटेगरी में आता है, कैटेगरी 1 पीएसयू, और ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के अंतर्गत आता है। इसको बिहार के साथ अभी अभी एग्रीमेंट ये किया गया है कि जितने भी मेडिकल वेस्टेज हैं, जैसे देखो आप यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि मेडिकल वेस्ट डिस्कार्डेड एम्बुलेंस, अनयूज्ड टेबल चेयर इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम द प्रीमाइसेस ऑफ द हॉस्पिटल, ये जितनी चीजें हैं ना, अगर हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस में है, कैंपस में है, तो उनको हटाने का काम दे दिया गया है एमएसटीसी को, ताकि कैंपस जो हॉस्पिटल का है कम से कम साफ सुथरा दिखना चाहिए। उसमें रोगी मरीज कई तरह के आते हैं, और अभी अभी कोविड का भी बहुत सारा झमेला हो गया था कि जो भी कुछ टच करता है तो उसे सैनिटाइज करना है, ये करना वो करना है। तो इसलिए इतना कूड़ा कबाड़ कम रहेगा उतना आदमी छुएगा भी कम, तो ये चीजें फैलती भी कम है। तो खासकर हॉस्पिटल में सफाई रखनी तो बहुत जरूरी हो ही जाती है। तो यहाँ से एमएसटीसी का नाम आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बिल 2021 में आया है बिहार में, और ये अभी अभी खोलने की बात की जा रही है। इसका हेडक्वार्टर होने वाला है राजगीर में। तो एक्चुअली अब स्पोर्ट्स की बात की जा रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स जो बिहार के हैं उनका नाम है आलोक रंजन झा। अब ये राजगीर कहाँ पर है, तो राजगीर आप यहाँ पे देख सकते हैं, नालंदा में पड़ता है। ई संबंधन पोर्टल आजकल बहुत न्यूज में है। इसमें क्या है कि वर्ग 1 से 8 तक निजी स्कूल, जो भी निजी प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो बिहार गवर्नमेंट से प्रस्कृति एवं एनओसी के लिए पोर्टल पर कर सकेंगे आवेदन। मतलब आवेदन करके ही वो एनओसी के लिए वो डायरेक्ट जो साइट है आपका गवर्नमेंट का, वहां पर जाकर के एनओसी के लिए आप आवेदन करेंगे। राइट टू एजुकेशन के तहत 25% गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलवाना भी है। तो इसी अंतर्गत इस संबंधन पोर्टल बनाया गया है, क्योंकि कोविड-19 में आपने देखा होगा कि बहुत बच्चों का, काफी मतलब करोड़ों करोड़ बच्चों का एजुकेशन सिस्टम खराब हो गया है। तो उसको संभालने के लिए भी ये चीज काफी मायने रखती है। और अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, उनका नाम है विजय कुमार चौधरी। तो ई संबंधन पोर्टल इसलिए बनाया गया ताकि बिहार के जितने भी स्कूल हैं वो 25% नामांकन गरीब बच्चों का कराएं और एनओसी के लिए उस पर आवेदन कर पाए डायरेक्टली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार के 3 रेलवे स्टेशन होंगे वर्ल्ड क्लास। आपको पता होगा कि पिछले हफ्ते हमने देखा था कि 5 रेलवे स्टेशन की काम शुरू किया जा चुका है उसको वर्ल्ड क्लास बनाने का, जिसमें गया था, राजेंद्र नगर टर्मिनल था, मुजफ्फरपुर था, बेगूसराय था और सिंगरौली था। ठीक है, इसके अलावे 3 और ऐड हो चुके हैं, सीतामढ़ी, बरौनी एंड दरभंगा। सीतामढ़ी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। बरौनी पड़ता है आपको समस्तीपुर, बेगूसराय के पास, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में। दरभंगा, आप दरभंगा यहाँ पर देख सकते हैं, दरभंगा अलग डिवीजन है। तो ये 3 ऐड किए गए हैं वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने के लिए बिहार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार में एक ही शायद टाइगर रिजर्व है, और भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और है कि नहीं है ये भी बता सकते हैं। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो बेतिया में है, और बेतिया इज लाइक पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट, उसी का नाम है बेतिया। तो आप मैप में भी देख सकते हो, इसी तो वेस्ट चंपारण, इसी को बेतिया भी बोला जाता है। यस, यहाँ पर है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो बेतिया में है, उसको अभी अभी कैट्स का अवार्ड दिया गया है। एक्चुअली ये क्यों दिया गया है, आप यहाँ पे देखेंगे कि सेट ऑफ स्टैंडर्ड जो उसने फॉलो किया है ना, कंजर्वेशन ऑफ बिग कैट्स, मतलब बिग कैट वर्ड टाइगर्स को बोला जाता है। तो टाइगर्स को कंजर्व करने के लिए जो भी स्टैंडर्ड, जो भी एक्टिविटी वो कर रहे हैं, उसको ऑथेंटिकेट किया गया है कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स के द्वारा, जिसे शॉर्टकट में कैट्स भी बोलते हैं। ठीक है,
अब ये वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है, ये वो 14 रिजर्व में आ चुका है, जिसको कैट्स के द्वारा क्रेडिट किया गया है, अवार्ड दिया गया है। अब टाइगर के बारे में बात की जा रही है और टाइगर रिजर्व के बारे में, जो कि बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है बेतिया में। एक्चुअली अभी तक टाइगर की सेंसस 4 बार हुई है, 2006, 2010, 14 और 18 में। 18 में जाके देखा गया है कि भारत में कुल मिलाकर के 2967 बाघ हैं और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ऑलमोस्ट 30 के आसपास बाघ पाए जाते हैं। मैक्सिमम बाघ जो है वो मध्य प्रदेश में है, वो है 526 और 29 जुलाई को आप इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में ही मनाया जाता है, जिसका थीम इस बार का रखा गया था, देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स। मतलब हम अगर चाहते हैं तो उनको सरवाइव करा सकते हैं, अदरवाइज वो विलुप्त ही हो रहे थे, खत्म ही हो रहे थे। एक बात देखोगे आप कि आदमी की जनसंख्या छोड़ करके बाकी सारे जीव जंतु की जनसंख्या घटती ही जा रही है। इसीलिए अगर आदमी चाहे, मनुष्य चाहे, तो उनकी भी जनसंख्या अपनी साथ बढ़ा सकती है। हाथ में है, हम ही लोग के हाथ में है, तो इसलिए कंजर्व करना जरूरी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में एक्चुअली हर एक 40 किलोमीटर पे एक ब्रिज होना चाहिए गंगा नदी के ऊपर। ये अभी अभी सरकार का एक नया नोटिफिकेशन आया है। तो आप देख सकते हैं कि जो पटना है, गंगा नदी जो है ना, सबसे ज्यादा पटना को टच करती है, लगभग 99 किलोमीटर के आसपास। तो जाहिर सी बात है पटना में एक पुल भी दिखेंगे आपको, क्योंकि हर एक 40 किलोमीटर पे एक पुल दिखना है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी देखिए एक ई नायरा करके एक क्रिप्टो करेंसी, यहाँ पे डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी नहीं कह सकते, समझेंगे डिफरेंस क्या होता है थोड़ी देर में। तो ई नायरा करके एक डिजिटल करेंसी लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है नाइजीरिया कंट्री। तो ये कंट्री है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है नाइजीरिया। आप अगर चाहें तो नाइजीरिया का राजधानी और इसके जो भी वहाँ पे सिक्के रुपए चलते हैं, डोमिनेशन, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो नाइजीरिया वो कंट्री है जिसने ई नायरा करके एक डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है। तो आपको समझना पड़ेगा कि फिएट करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में क्या फर्क होता है, डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी में क्या फर्क होता है, और कितने ऐसे क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि दुनिया में अभी भी मौजूद हैं। तो कुल मिला के बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने 5 ऐसे मेन का नाम दे रखा है जिनका वैल्यू, मार्केट कैप बहुत ज्यादा है। सबसे पहले में बिटकॉइन है, उसके बाद इथेरियम है, उसके बाद आप देख सकते हैं बाइनेंस कॉइन है, उसके बाद डोजी कॉइन है, इथर है। तो ये 5 मैंने टॉप बिटकॉइन, टॉप क्रिप्टो करेंसी के नाम मैंने दे रखे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आपके पास जो मनी हम लोग जो यूज करते हैं, एक्चुअली दैट इज कॉल्ड फिएट करेंसी। यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जैसे हम हाथों हाथ कहीं कुछ खरीदने गए तो एक्सचेंज करके बोले जाए। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी होता है वो डिजिटल मीडियम होता है, उसको फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट के माध्यम से ही हम ट्रांसफर कर सकते हैं, फिजिकली नहीं छू सकते, ना ही किसी को दे सकते। फिएट करेंसी है रिप्रेजेंटेड बाय ये बिल और कॉइन्स, मतलब जाहिर सी बात है कागज का नोट होगा या फिर सिक्का होगा, कोई मेटल का सिक्का होगा। बट दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय वन प्राइवेट एंड वन पब्लिक पीस ऑफ कोड। ये कि कोड ही तो होता है, आप जितने भी देखते हो कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, वो सब सॉफ्टवेयर्स हैं, सारे के सारे कोड ही होंगे। तो यहाँ पे कोई छूने के लिए मेटल और पेपर नहीं मिलता, ये कोड होता है। अनलिमिटेड सप्लाई, गवर्नमेंट कैन प्रोड्यूस एज नीडेड, मतलब फिएट करेंसी जो भी नोट आप देखते होंगे वो सरकार छापती भी है, समय समय पर छाप देती है, अगर मार्केट वैल्यू के अनुसार देख, जितना सोना है उसके पास उसके अनुसार। बट जो क्रिप्टो करेंसी है वो लिमिटेड होता है। आप देखोगे कि लिमिटेड होने की वजह से ही इसका वैल्यू जो है ना मार्केट में घटता बढ़ता रहता है। अब फिएट करेंसी ये गवर्नमेंट लॉन्च करती है, बट क्रिप्टो करेंसी ये किसी एक प्रोग्राम द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, और ये सेंट्रलाइज होती है, मतलब एक सेंट्रल जैसे हमारा आरबीआई उसे कंट्रोल करता है, बट ये डिसेंट्रलाइज होता है, ये किसी कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है, कोई गवर्नमेंट इसे कंट्रोल नहीं करती है। ये है जो फिएट करेंसी होता है, वैल्यू डिटरमाइंड बाय द मार्केट एंड रेगुलेशन। आपने देखा होगा कि $1 की कीमत हमेशा घटते बढ़ता रहता है, कभी 70 रुपए होता है, कभी 75 रुपए हो जाता है। तो मार्केट के अनुसार ये जो वैल्यूज हैं इसके घटते बढ़ते रहते हैं। जो क्रिप्टो करेंसी है, वैल्यू डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई, ये डिमांड एंड सप्लाई पे ये फोकस करता है और ये मार्केट पे फोकस करता है। जितना डिमांड ज्यादा होगा उसकी वैल्यू उतनी बढ़ जाएगी, जैसे बिटकॉइन की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ गया है। तो ये रहा फिएट करेंसी जो हमारे पास नोट और मेटल के रूप में होता है, और क्रिप्टो करेंसी जो कि सॉफ्टवेयर के रूप में होता है, दोनों में फर्क। अब देखिए व्हाट इज डिजिटल करेंसी एंड व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। अब इन दोनों में क्या फर्क है, पूरी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा चीज कि सब कुछ, तीनों चीजें क्या होती है। क्योंकि अभी अभी नाइजीरिया कंट्री ने डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है, तो डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी में फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो डिजिटल करेंसी इज सेंट्रलाइज्ड करेंसी। हाँ, अब कोई कंट्री का जो, जैसे मान लो हमारा कंट्री का आरबीआई है, ठीक है, वो उसे कंट्रोल करता है, तो दैट इज सेंट्रलाइज्ड बैंक। वैसे ही कोई ना कोई डिजिटल करेंसी को रेगुलेट करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड मीडियम होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है
कोई कंट्री जैसे यहाँ पे ये कर रही है नाइजीरिया। लेकिन क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज होता है, किसी एक के हाथ में नहीं होता। रिक्वायर्ड वेरिफिकेशन डिजिटल करेंसी में, हाँ कौन किसको दे रहा है, कब दे रहा है, कितना दे रहा है, ये सब का सब बैंक जानती रहेगी, सरकार जानती रहेगी। बट यहाँ पर पार्शियल नॉलेज होती है, जो सॉफ्टवेयर बनाया है हो सकता है वो जाने, या फिर आप किसको दे रहे हैं वही जाने। ठीक है, तो ये बड़ा वेग टाइप का चीज होता है। ये ट्रांसपेरेंट, नॉट ट्रांसपेरेंट, बट ये ट्रांसपेरेंट। नॉट ट्रांसपेरेंट मतलब डिजिटल करेंसी ट्रांसपेरेंट नहीं है, मतलब आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे तो झूठ बोल कर सकते हैं, किसी को खरीदने के लिए दे दिया, वो दे दिया, इसको दे दिया, ब्लैक मनी बना सकते हैं। बट क्रिप्टो करेंसी में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, हर सिक्का कहाँ गया, हर एक मनी कहाँ गया, वो चीजें यहाँ पे रिकॉर्डेड होती हैं, बट कोई देख नहीं सकता, ये बात है। रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक्स, इसको सेंट्रल बैंक रेगुलेट करता है, मैंने देखा था यहाँ पे सेंट्रलाइज होता है हम लोगों ने, और यहाँ पे देखा है कि नो रेगुलेशंस बाय एनी अथॉरिटी, ठीक है ना, तो यहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं होता। रोबस्ट लॉ फॉर ट्रांजैक्शन इन ऑल स्टेट्स, एक्चुअली जितने भी स्टेट होंगे किसी कंट्री में, उसमें एक प्रॉपर लॉ के अनुसार ही इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ट्रांजैक्शन होगा। बट क्रिप्टो करेंसी के लिए only a few states have these stringent laws for cryptocurrency। आपको पता होगा कि क्रिप्टो करेंसी हर जगह लागू नहीं है, हर जगह लीगल नहीं है, ठीक है ना, तो लीगल कुछ ही जगह है, बट वहीं पे काफी ज्यादा ये फॉलो कर रहा है, काफी ज्यादा मार्केट को कैप्चर कर रहा है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एंड क्रिप्टो, मतलब कुल मिलाकर बोले कि डिजिटल को एक सरकार कंट्रोल करती है, क्रिप्टो को कोई कंट्रोल नहीं करता, बिल्कुल मार्केट पे डिमांड सप्लाई पे कंट्रोल होता है। ठीक है, तो दैट इज द ई नायरा, नाम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दीदी की रसोई करके एक अभी अभी नया ये शुरू किया गया है प्रस्ताव। इसमें एक्चुअली ये शुरू किया गया था 12 जनवरी को ही, नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट में ये निर्णय लिया गया था, और लेकिन अभी अभी जाकर के ये पूरा हुआ है, और गोपालगंज सदर अस्पताल परिसर में दीदी की रसोई बनकर तैयार हो चुकी है। आपको नाम से ही दिख रहा होगा दीदी की रसोई, मतलब यहाँ पे खाना पीना मिलने वाला है। तो 9 अगस्त से दीदी की रसोई में लोगों को भोजन मिलने लगा। एक्चुअली है क्या चीज कि गरीब लोग जो वहां पर जा रहे हैं, वहां पर जाने के बाद, मरीजों को ले जाने के बाद भटकना ना पड़े कहीं भी, तो ये बिहार के 38 जिलों में, 38 जिले ही होते हैं, तो कुल मिला के बिहार में हर जिलों में ये बनाया जाने वाला है। योजना का नाम है दीदी की रसोई, चलाई जा रही है बिहार सरकार के द्वारा, नीतीश कुमार ने इसे पारित किया है। भोजन किसके द्वारा बनाया जाता है, तो जो भी वहां पे वॉलंटियर्स हैं जिनको दीदी बोला जाता है, तो उनके द्वारा ये बनाया जाएगा। और जो भी मरीज है, मरीज के लिए तो बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन बाकी लोगों के लिए ये 150 रुपए प्रति प्लेट के हिसाब से दिया जाएगा, और ये पौष्टिक खाना दिया जाएगा। पहले 100 रुपए था, अब ये बढ़ा दिया गया है ताकि टाइमली भोजन मिल पाए, पहले टाइमली भोजन का कोई प्रावधान नहीं था। अब हर एक सरकारी अस्पताल देख रहे हो आप, यहाँ पे गोपालगंज सदर अस्पताल मिल रहा है, दिस इज अ काइंड ऑफ सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें ये किए जाने की प्रावधान है, और इसका कोई पोर्टल फिलहाल तो नहीं है, और ना ही कोई टोल फ्री नंबर है। आप जाइए वहां पर, खाइए पीजिए, मस्त रहिए और इलाज करवा के आइए, क्योंकि अभी अभी कोविड-19 की वजह से बहुत लोगों का प्रॉब्लम था हेल्थ की वजह से, तो हेल्थ सेक्टर में इंप्रूवमेंट लाना बहुत जरूरी हो जाता है सरकार के लिए। तो ये कदम काफी काबिल तारीफ है। आगे बढ़ते हैं। ड्रिंक फ्रॉम टैप, ये नाम से ही आपको दिख रहा होगा कि नल से पानी आ रहा है और उसे हम लोग पी रहे हैं, मतलब नल का पानी इतना साफ है कि हम उसे पी जा रहे हैं। यस, तो आप सही सुन रहे हैं, 24 घंटे साफ पानी टैप से आपको मिलने वाली है। और ये जो प्रोजेक्ट है लाया जा रहा है सीएम नवीन पटनायक के द्वारा, जो कि उड़ीसा के हैं, और ये सिटी है पुरी, बहुत फेमस सिटी है, और वहां पे घूमने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, पर्यटक संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो लोग जो है ना क्या करते हैं कि प्लास्टिक की बोतल खरीदते हैं, वहां पानी पीते हैं और प्लास्टिक की बोतल फेंक देते हैं। तो प्लास्टिक को एक्चुअली उसको हटाना, उसे सफाई कराना बड़ा ही हेक्टिक वर्क हो जाता है। तो अच्छा ये पहल किया जा रहा है नवीन पटनायक के द्वारा कि उन्होंने पुरी में जितने भी टैप वाटर्स हैं उनको इतना साफ कर दिया है कि लोग वहीं पे पिए और कोई कचरा पूरा ना फैलाए प्लास्टिक का। ठीक, हम भी आप लोगों से ये निवेदन करते हैं कि जब भी आप मार्केट जाइए तो प्लास्टिक की चीजों में, प्लास्टिक के थैलियों में आप सब्जी ना लें, आप अपना जूट का बोरा या कोई बहुत सारी थैलियां और भी टाइप की होती हैं उसे लेकर के जाएं और उसी में लें, ताकि प्लास्टिक वेस्ट कम हो। यस, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बायोडाइवर्सिटी पार्क के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला और दूसरा पार्क जो है ना अररिया और गया में ऑलरेडी खोला जा चुका है। थर्ड पार्क अभी भी खोला गया है सुपौल जिला में। अब यहाँ पर देख सकते हो गया यहाँ पर है और अररिया यहाँ पर है, इन दोनों जगह पहले खोला जा चुका था, अब ये भी सुपौल में खोला गया है, दैट इज बायोडाइवर्सिटी पार्क। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो एक्चुअली ये बहुत, मुझे लग रहा है कि 20-30 एकड़ में बनाया गया ये पार्क है, और इस पार्क में बिल्कुल इको फ्रेंडली चीजें मिलेंगी आपको।
और ऐसे पार्क होने चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में, मेरा कहना है। तो देखते हैं सरकार कहाँ तक इसे बनाती है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और ये आज का सवाल हम छोड़ जाते हैं, जो कि आपको इस वीडियो से नहीं बल्कि पिछले हफ्ते की वीडियो से दिया गया है कि जो न्यू शेफर्ड रॉकेट है उसको किसने लॉन्च किया था। ऑप्शन आपके सामने है, नासा, इसरो, स्पेसएक्स एंड ब्लू ओरिजिन। और सवाल नंबर 2 है कि फर्स्ट स्टेट टू हैव ऑन इथेनॉल पॉलिसी फॉर बायोफ्यूल 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 फ्यूल के लिए पहला स्टेट वो कौन सा है जिसने इथेनॉल पॉलिसी को अपनाया है। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा बिहार, चौथा है गुजरात। तो आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो ठीक है, हम मिलते हैं आप अपने अगले हफ्ते की न्यूज के साथ। जय हिंद।